हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो एचपी टेट जून 25 के लिए जो हमने अपनी प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट करी हुई है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो डेली के डेली आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा रही हूँ मैं। तो ये जो मॉक टेस्ट है ये आपका एक तरह से नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, अगर मैं बात करूँ नॉन मेडिकल्स के लिए, एक तरह से कंप्लीट मॉक टेस्ट है आपका। क्या है आपका? कंप्लीट मॉक टेस्ट। ठीक है, कंप्लीट मॉक टेस्ट का मतलब क्या है? इसमें आपको 5 के 5 जो सेशन है आपके, पांचों के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, पांचों के पांचों क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। आई कैन से दैट कि पहले में जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के और जो साइकोलॉजी का था वो बिल्कुल अलग प्रोवाइड करवा रही थी। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो है, साइको प्लस में जीके का भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे जीके के क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो, अगर आपको पेपर क्लियर करना है, अपने सब्जेक्ट नॉलेज को पक्का कर लो, आपका पेपर क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता है। बट कई बार क्या होता है, क्वेश्चन थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उनको करने के लिए हमने साइकोलॉजी को बिल्कुल अच्छे से तैयार किया हुआ है। ठीक है, अगर आपने साइकोलॉजी कोई भी क्वेश्चन करे हुए हैं तो आपका पेपर क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला जो हमारा सेक्शन है वो है हमारा मैथ्स का। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला क्वेश्चन देखो, स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव इक्वल पेरीमीटर। कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर क्या होता है? जिसकी 4 की 4 साइड्स इक्वल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 साइड्स इक्वल। और जो इफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज 12√2 देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। कि जो डायगोनल है, ठीक है, स्क्वायर है हमारे पास, स्क्वायर ड्रॉ करते हैं हम, ये रहा हमारा स्क्वायर, उसका डायगोनल दे रखा है। तो स्क्वायर में 90 डिग्री का एंगल होता है, ये इसकी साइड, ये इसकी साइड, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। अब ये क्या है, मैंने सारी चीजें डिस्कस कर दी हैं आपके साथ, मैथ्स के सेशन में जाके आप देख सकते हो। आपका एचपी पुलिस और आपका साथ में बताया, वहां पे मैंने ज्योमेट्री जब डिटेल में समझाई थी, वहां पे ये पाइथागोरस थ्योरम सबका बताया था। तो यहाँ से अगर मैं डायगोनल निकालूंगी, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो √2s के इक्वल होता है। तो √2s आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू में साइड कितनी रखी है उसने? 12, सॉरी डायगोनल 12, रूट में रूट से रूट कैंसिल, तो एस कितना आ गया हमारे पास? 12। तो अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालूंगी तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 इंटू में एस, 12 इंटू में 4, 48। तो जो पेरीमीटर है स्क्वायर का वो कितना आ गया? 48। विच मीन्स यही पेरीमीटर किसका होगा? ट्राइंगल का। ट्राइंगल का क्या होता है? 3s, 48, एस का, एस क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास? 16। तो एस आ गया हमारा 16। अभी हमें क्वेश्चन में एरिया निकालना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर। तो साइड कितनी है? 16, 16 मल्टीप्लाई में 16, 4 1 ज़ा, 4 4 ज़ा, तो 16 4 ज़ा कितना आ गया? 64 रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एंगल ए इज इक्वल टू एक्स, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल वाई, ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, देन द कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल दिस। कॉन्ग्रुएंसी क्या है? कि जो पार्ट्स होते हैं इनके सिमिलर होते हैं, तो हमें कंडीशन बनानी है कॉन्ग्रुएंसी की। तो कंडीशन बनानी है कॉन्ग्रुएंसी की। आपको देखो, ये एंगल दे रखा है, ये भी एंगल, यानी कि एक एंगल, दूसरा एंगल और एक साइड दे रही है। तो इन्हीं तीन वर्ड्स का यूज होना चाहिए, एंगल, साइड, एंगल। तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे तो राइट हैंड साइड है, ये 90 डिग्री के एंगल में होती है, तीनों साइड्स, यहाँ पे 2 साइड 1 एंगल, बट ये 2 एंगल 1 साइड। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? द सम ऑफ 2 नंबर इज 15। कि जो 2 नंबर है उनका सम कितना है? 15। इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10 देन द नंबर्स आर। तो वो नंबर हमें फाइंड करने। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स है उनका सम 15 ही दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि x प्लस में y इज इक्वल टू में 15। दोनों नंबर का सम कितना दे रखा है? 15। और उनके रेसिप्रोकल का सम, यानी कि नंबर्स को अगर हम रेसिप्रोकल कर दे तो वो कितना दे रखा है? 3/10। ठीक है, कितना दे रखा है? 3/10। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई, यहाँ पे आ जाएगा वाई, यहाँ पे आ जाएगा एक्स, इज इक्वल टू में 3/10 आ जाएगा। अब ये एक्स वाई, इसकी वैल्यू ये रही 15, तो कितना हो जाएगा? ये 15 अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू में 3/10। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 ज़, 3 5 ज़। तो यहाँ से एक्स वाई जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा? 50। अगर मैं x निकालूं वो क्या आ जाएगा? 50 अपॉन में y। ये हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन में y। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, क्योंकि एक ही वेरिएबल में हमें इक्वेशन बनानी है। तो करते हैं पुट। देखो यहाँ पे हम इसको पुट कर देते हैं। ठीक है, x की जगह आ जाएगा 50
50 अपॉन में y प्लस में y इज इक्वल टू में 15। एल्सियम ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा y 50 ऐसे ही, प्लस में क्या आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू में 15। अब ये y यहाँ का डिवाइड का उस तरफ जाके किस चीज़ का हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। तो 50 प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू में 15y। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। कैसी, y स्क्वायर पॉजिटिव एज इट इज, 15y को इस तरफ लेके आएंगे नेगेटिव का, प्लस में 50 इज इक्वल टू में 0। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, तो ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग से होगा। इसको करते हैं हम, जो भी y स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, y स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, और यहाँ पे c जो है मतलब कांस्टेंट टर्म होते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 50। तो हमने 50 देखना है किस किस के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 225 पे, 3 पे आता है, नहीं आता है, 5 पे आता है, 5 10s का। अब जो ये पेयर बने हमारे पास, इन पेयर्स में से हमें वो पेयर्स उठाना है जिसको प्लस माइनस करके सेंटर वाली टर्म आती हो। तो ये जो 15 इंटू में 10 है, इसको अगर हम प्लस कर दे तो हमारी सेंटर वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, सारा सॉल्व हो गया। तो y स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा माइनस, अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, 10, तो 10 के साथ वही साइन आता है जो इसके साथ आएगा। तो 10y आ गया हमारे पास। अब हमें चाहिए 15, तो माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ पे y, प्लस में आ जाएगा 50 इज इक्वल टू में 0, क्योंकि हमें माइनस माइनस प्लस करना है। अब इन दोनों में से निकालने होते हैं कॉमन, तो y आ गया कॉमन, क्या बचा y माइनस में 10, यहाँ से आ गया -5 कॉमन, यहाँ से क्या बचेगा y माइनस 10 इज इक्वल टू में 0। अब देखो जो कॉमन पार्ट आया दोनों में इक्वल आया, तो मतलब आपने सेम करा। तो यहाँ से क्या होगा, y जो है वो हमारा y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, y 10 आ जाएगा, y माइनस 5, यहाँ से y क्या आ जाएगा 5। तो या तो y 5 होगा या तो y 10 होगा। तो 10 और 5 वाला ऑप्शन देख लेते हैं हम अपना। ये रहा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अगर y 10 आ रहा है तो हमारा जो x होगा वो 5 आएगा। ऐसे ऐसे सॉल्व करना है आपको क्वेश्चंस को। इसको आप दूसरे वे से कैसे कर सकते थे, देखो सभी का जो आंसर है वो कितना आ रहा है हमारे पास, 15 ही आ रहा है। इनका रेसिप्रोकल जैसे 1/5 प्लस में 1/10, इसको सॉल्व करके देख लो। एलसीएम तो इसका 50 आ जाएगा, एलसीएम 50 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, नहीं 10 नहीं आएगा यहाँ पे, हाँ 10 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 15/50। तो ये हमारे पास किसके टेबल से, 5 के टेबल से 3/10। तो देखो ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे इजी वे से होगा। मैंने दोनों वे से करके बता दिया, जो भी मेथड आपको इजी लगता है। ये आपका लेस कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग, तो इससे आप कर सकते हो। ठीक है, टाइम सेविंग मेथड है ये। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ 3 डायमेंशनल शेप। इसमें से कौन सी जो है वो 3 डायमेंशनल शेप नहीं है, कॉन, पिरामिड, क्यूबॉइड और रेगुलर हेक्सागन। तो कॉन, पिरामिड, क्यूबॉइड ये 3D शेप्स है। रेगुलर हेक्सागन ये ऐसे, ये हमारी 2D शेप है, ऐसे ऐसे ये रेगुलर हेक्सागन, 6 की साइड जो है इसमें इक्वल हो, तो ये हमारी 2D शेप हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। को प्राइम नंबर्स आर, इसमें से को प्राइम नंबर्स कौन से हैं। देखो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि जिनमें जो कॉमन फैक्टर हो ना, कि जिनमें, यहाँ लिख दूं मैं, जिनमें जो कॉमन फैक्टर है ना, कॉमन फैक्टर वो सिर्फ 1 हो, मतलब वो दोनों किसी एक के टेबल में, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता होगा। ठीक है, वो दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते होंगे। अब ये रहा 18 और 45, तो 18 और 45 9 और 3 के टेबल में, तो ये को प्राइम नहीं है। 17 और 68 ये भी को प्राइम नहीं है, क्योंकि 17 के टेबल में आ रहे हैं। 30 और 400, तो ये 30 और 415 है, इसके लास्ट में 10 है, इसके लास्ट में 5 है, तो ये 5 के टेबल में आते होंगे, तो ये भी को प्राइम नंबर है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। इसमें से को भी को प्राइम नंबर नहीं है। जैसे आपका को प्राइम नंबर हो गया, मैं लिखूँ 7 और 15, 7 और 15 को प्राइम नंबर है। दोनों प्राइम नंबर नहीं है, ये 7 प्राइम है बट 15 प्राइम नहीं है। बट ये दोनों को प्राइम कैसे क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते हैं, तो इसलिए को प्राइम हो गए। इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। ठीक है, तो को प्राइम नंबर ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो, इफ 45 इज एडेड टू हाफ ऑफ अ नंबर, द रिजल्ट इज ट्रिपल द नंबर। कि कोई नंबर है, लेट्स से x है, उसमें हमने 45 नहीं, हाफ ऑफ अ नंबर, मतलब नंबर के हाफ में हमने 45 ऐड कर दिया, तो वो नंबर क्या हो जाएगा,
ट्रिपल इटसेल्फ, ये है। तो सिंपल इक्वेशंस बन गई। इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है हमने डिटेल में लीनियर इक्वेशंस चैप्टर करा हुआ है, एक बार विजिट करके आप देख सकते हो, ठीक है। अगर किसी को लगता है किसी का मैथ्स जो है वो वीक है तो ये बेसिक पार्ट को जरूर देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी आपको, ठीक है। वो पुलिस और मैथ्स की मैंने प्लेलिस्ट इकट्ठी करवाई है, बट बेसिक तो दोनों में ही सेम है, तो एक बार जरूर देखिए। अगर किसी को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको मेथड नहीं बता सकती हूँ, आपकी टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा लंबी चली जाएगी एक तरह से। तो एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ पे x एज इट इज, यहाँ आ जाएगा 90 इज इक्वल टू में 3x। अब इस 2 को दूसरी साइड लेंगे, डिवाइड का उस तरफ जाके किस चीज का हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। तो x प्लस में 90, 3 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा हमारे पास। x को दूसरी तरफ ले जाते हैं, प्लस का उस तरफ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। 6x माइनस में x आ जाएगा, 90 इज इक्वल टू में 5x आ जाएगा। तो कट करेंगे 5 पे, ये 18 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। x की जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, 18। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ कार कवर डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर। कार कवर कर रही है डिस्टेंस 120 किलोमीटर इन 4 आवर। हाउ मच स्पीड ऑफ ए कार शुड बी इंक्रीज टू कवर सेम डिस्टेंस इन 3 आवर। ठीक है, तो मतलब पहली कंडीशन से हमें डिस्टेंस और टाइम दे रखा है, यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड आ जाएगी। उसके बाद हमें टाइम दे रखा है, वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, हमें निकालना है हाउ मच स्पीड ऑफ ए कार शुड बी इंक्रीज टू कवर द सेम डिस्टेंस। ओके, कार कवर a distance of 120 किलोमीटर इन 4 hours। ओके, देखते हैं। देखो 120 किलोमीटर है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम ही होता है हमारे पास, ये 4 1 3 30, तो 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई पहली जर्नी में। दूसरी जर्नी में डिस्टेंस तो सेम ही है पर टाइम 3 आवर होगा, तो हमें कितनी 40 आ जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर आ गई। तो कितनी इंक्रीज करनी पड़ी, 10। बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन सा, वैसे घुमा के दिया हो, PYQ है आपका ये, तो 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 10 men and 12 women complete one job in 10 days। ठीक है, in how many days 5 men and 6 women together completes a job। ओके, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, 10 मैन है और 12 वुमेन है। कितने दिन लेते हैं वो कंप्लीट करने में, 10 डेज। 10 डेज। अब हमारे पास 5 मैन और 6 वुमेन है, तो वो कंप्लीट करने में कितने डेज लेंगे, ये हमें सॉल्व करना है। सो देखो इस क्वेश्चन को पहले वो कितने डेज ले रहे थे, 10। अब क्योंकि मैन और वुमेन कम हुए तो डेज तो ज्यादा ही होंगे, तो इसका आंसर 12 और 15 में से कोई होगा, 10 और 8 नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो नंबर कम हुए हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो कम हुए हैं। तो अगर नंबर ऑफ वर्कर्स कम हुए तो नंबर ऑफ डेज ज्यादा होंगे, क्योंकि जितने ज्यादा वर्कर्स होंगे उतनी जल्दी काम होगा। अब वर्कर्स कम हुए हैं तो उतने ज्यादा दिन लगेंगे आपके पास, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, देखो हमें निकालनी पड़ेगी इनकी एफिशिएंसी। देखो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन में टाइम, ठीक है। वर्क डन कितना आ गया हमारे पास, हम वर्क डन लाइक 10 मैन है ना, 10 मैन, एक मैन का निकालना हो अगर हमें एफिशिएंसी, वो एक दिन में कितना काम करते हैं, वो एक दिन में मतलब कितना टाइम लगा रहे हैं, 10 डेज। तो 10 मैन्स 10 अपॉन में 10, एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1। इसी तरह 12 वुमेन है, उनकी एफिशिएंसी निकालनी है तो वो कितनी होगी, 12 अपॉन में 10 करके 6 अपॉन में 5 उनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। ऐसे होगा ना। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखो हमारे पास है एफिशिएंसी की फॉर्म में ही होगा सॉल्व तो ये क्वेश्चन। 10 मैन और है 12 वुमेन, ठीक है। कितने दिन में काम को कर रहे हैं, 10 डेज में। हमें एफिशिएंसी निकालनी है, ठीक है। एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम, ठीक है। वर्क डन अपॉन में टाइम, तो वर्क डन तो हमारा एक ही है, ठीक है। वर्क डन हमारे पास एक ही है, टाइम कितना हमारे पास 10। तो अगर मेरे को मैन की एफिशिएंसी निकालनी है, ये मैन कितने हैं, 10 मैन है, तो इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 10 मल्टीप्लाई में 10 करके आएगा यहाँ पे।
यानी कि 1/100 मैन की एफिशिएंसी आ गई। इस तरह अगर वुमेन की एफिशिएंसी निकालनी तो वुमेन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1/10, क्योंकि डेज तो सेम ही है, यहाँ आ जाएगा 12, 1/20 एफिशिएंसी आ जाएगी, 120 एफिशिएंसी वुमेन की आ जाएगी। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ डेज। हम फॉर्मूला यही रखेंगे, वर्क डन, सॉरी जो एफिशिएंसी थी हमारी, एफिशिएंसी वो क्या थी, वर्क डन अपॉन में टाइम। वर्क डन क्या आएगा यहाँ से, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम। तो वर्क डन तो हमने एक ही रखा हुआ, अब एफिशिएंसी मैन की आई 1/100, प्लस में वुमेन की कितनी थी 1/120। टाइम को हमने टी रहने दिया क्योंकि टाइम तो हमने 5 फाइंड करना है। ये तो एक मैन और एक वुमेन की आई है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कितने कितने हैं, 5 हैं, 5 मैन हैं और 6 वुमेन हैं। तो यहाँ पे 6 वुमेन आ जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब ये हमारा 5 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 यहाँ बचेगा 20, और ये 6 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी बचेगा 20। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 2/20। टाइम को ऐसे रहने दो, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ से टी निकालेंगे 1, यहाँ पे 10, तो टी हमारा 10 डेज, टी हमारा 10 डेज। तो जो टी है वो हमारा क्या है 10 डेज, यानी कि ये भी हमारे पास 10 डेज में ही काम को कंप्लीट करेंगे, ये भी हमारे पास 10 डेज में ही काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऐसे आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंट एज ऑफ ए दया एंड हर डॉटर आर इन द रेशियो 4:1। तो दया की, जब भी मैंने बोला हुआ है रेशियो का क्वेश्चन आए, दया की एज आएगी 4x और उसकी डॉटर की एज क्या हो जाएगी x, क्योंकि 1 दे रखी है उसकी रेशियो। आफ्टर 4 ईयर मतलब 4 साल बाद 4x + 4 हो जाएगी इसकी, और लड़की की कितनी हो जाएगी x + में 4। क्या बोल रहा है देखो, आफ्टर 4 ईयर्स द रेशियो विल बी 3/1। तो बस फिर आफ्टर 4 ईयर दोनों की रेशियो लिख देते हैं, दोनों की रेशियो 4x + 4 अपॉन में x + 1 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारे पास, कितनी होगी ये रेशियो 3/1। 3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x + में 1, इसको इससे करेंगे 3x + में 3, तो ये इस तरफ आ गया 4x - 3x इज इक्वल टू में 3 - में 1। तो 4x - में 3x करके क्या आ गया x, और ये कितना आ गया 2। तो यानी कि लड़की की एज हुई 2, किसकी पूछी हुई है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ, कुछ गड़बड़ है इसमें, यहाँ पे गड़बड़ करी मैंने, यहाँ पे 4 आना था। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 4 ईयर था, तो जब ये 3x यहाँ पे 12 आना था, यहाँ पे भी 12 आना था, 3 4 12, यहाँ पे भी 4 आना था, तो ये 4 यहाँ पे 8 ईयर आएगा। ठीक है, ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, फिर आंसर आएगा 8 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन है ये आपके पास। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज दिस, इट्स रेडियस इज y - 3। तो उसकी हाइट क्या होगी, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का होता क्या है, अगर कोई पूछे कर्व्ड सरफेस एरिया, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh, जो कि हमें कितना दे रखा है 2πy² - 7y + में 12 ये दे रखा है हमें। तो ये दोनों इक्वल होंगे, 2π से 2π तो कैंसिल हो जाएगा। r की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने y/3, यानी कि y/3 नीचे चला जाएगा। अब इसके बनाने पड़ेंगे पेयर, तो इसके जैसे मैंने पहले बनाए थे वैसे ही बनेंगे, y - 4 और y - 3 इसके पेयर बनेंगे। नीचे क्या आ जाएगा y - में 3, तो y - 3 से y - 3 कैंसिल, तो हाइट कितनी आ गई है y - में 4। तो देखो ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आपको सॉल्व करने को दे दिया उसने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है। तो एक्सपोनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, जब भी किसी की पावर नेगेटिव हो
तो उसको रेसिप्रोकल में कर दो, 1/7, 1/8, पावर कितनी है -1। सिमिलरली -1/3 -1/4, पावर कितनी आ जाएगी -1। अब सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 56, 8 माइनस में 7 करके कितना आ जाएगा 1/56, पावर इसकी -1 है तो ये 56 हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन नीचे चला जाएगा। ये कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 12, 4 -3, ये भी 1/12, माइनस है पावर तो 12 ऊपर आ जाएगा। 56 माइनस में 12 कितना आ जाएगा 44। ठीक है, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था ये हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, ये भी एक्सपेरिमेंट्स का क्वेश्चन है, तो इसको देख के डरना नहीं है। इसमें हम देखेंगे 256 है हमारे पास, ये 256, इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ऐसे, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पे जाएगा 128 पे, 2 पे जाएगा, फिर ये हमारा चला जाएगा 64 पे, फिर ये जाएगा 32 पे, फिर ये जाएगा 16 पे। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ तक 4 हो चुकी है, और 16 भी 4 पावर, यानी कि 2 पावर 8, 2 पावर 8 हमारे पास 256 होता है। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे हम, मैं इधर लिख देती हूँ, 2 पावर 8 और सारे की पावर कितनी आ गई 0.16। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ मल्टीप्लाई 16 पावर -18, तो 16 को क्या लिख सकते हैं 2 पावर 4 0.18, तो ये 2 पावर 16। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 16 8, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर हम करें 128 और 2 के बाद कैरी, मल्टीप्लाई में 2 की पावर ये आ जाएगा 18, 4 76, तो 76 यानी कि 0.76 आ जाएगा हमारे पास। तो इसको प्लस कर देते हैं 0 पॉइंट, क्योंकि बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी 7 6। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 12 7 5, 0.52 है, ऐसा कुछ, ऐसा तो नहीं है हमारे पास, 76 ही होगा ना, नहीं ये 72 होगा, यहाँ पे गड़बड़ कर रही हूँ मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे 72 होगा। 8 0 2 और 7, अच्छा मैंने माइनस कर दिया था, 8 और 2 10, 1 कैरी, 7 और 2 10, और 7 और 2 9 और 1 10, 1 कैरी, तो 2 पावर 1 ही बचेगी, 2 पावर 1 मतलब कि 2 है, 2 पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि 1 तो यहाँ से था ना, 1 पॉइंट में 28 और यहाँ पे 72 था, 8 10 हुआ, 7 और 2 9 और 10, 1 कैरी आया 2, 2 पावर 2 इज 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मर बोट अ बफेलो फॉर 44,000 and cow for 18,000. He sold buffalo at a loss of 5% but made profit 10% on cow. तो the net result of transaction, तो बफेलो उसने ली, यानी कि पहली कंडीशन में उसका जो सीपी था वो कितना आया 44,000, और दूसरी कंडीशन में उसका सीपी आया 18,000। तो पहली कंडीशन में उसको लॉस हुआ है, लॉस परसेंटेज कितने का 5% का लॉस हुआ है उसको, लॉस परसेंटेज 5%। दूसरी कंडीशन में उसको प्रॉफिट हुआ है कितने का 10% का। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है 10% का। तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से करवाए हुए हैं, कैसे करते हैं, इसमें लेट कर लेंगे हम सीपी को 100, लॉस कितना हमारा 5%, तो लॉस भी 5 ही होगा। यहाँ से एसपी कितना आ जाएगा हमारे पास 95, क्योंकि लॉस में कम होता है हमारे पास एसपी। यहाँ पे सीपी दे रखा तो हम यहाँ पे सीपी रखेंगे और यहाँ पे एसपी आ जाएगा। सीपी कितना है 100, एसपी कितना है 95। अब 1 पे कितना हो जाएगा 95 अपॉन में 100। एक्चुअल में हमें सीपी कितना दे रखा है 44,000, तो 20 से 20 कैंसिल। अभी हमने 95 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 4 से, तो हमारे पास आ जाएगा, और नहीं ऐसे नहीं करना पड़ेगा, इसको करेंगे हम ऐसे यहाँ से। तो हमारे पास जो हमारा एसपी आया वो आया 41800, तो कम की हुई ना ये। अब इस पे भी सेम करेंगे, सीपी हमारा 100 हुआ तो प्रॉफिट कितना है 10, तो एसपी बढ़ जाएगा, अब कितना हो जाएगा 110, तो 110 अपॉन में 10 100 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में कितना है 18,000, 20 से 20 सीधी कैंसिल हो जाएगी, कितना आ जाएगा जब हम 18 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 198, तो 19800, तो ये काओ की बारी में आया। तो इनको अगर हम प्लस करें, क्योंकि ये दोनों एसपी आए, ओवरऑल देखना है ना उसको क्या हुआ,
दोनों को अगर हम प्लस करें तो बनता है हमारे पास 61600। और अगर दोनों CPs को प्लस करें हम, ठीक है, दोनों CPs को प्लस करें तो हमारे पास बनता है 62,000। तो CP ज़्यादा है तो उसको क्या हुआ, लॉस, ठीक है, उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, दोनों को माइनस कर देते हैं, ठीक है, दोनों को माइनस कर देते हैं, वहाँ से हमें पता चल जाएगा कितने का लॉस हुआ। तो इसको 400 का लॉस हुआ, ठीक है, परसेंटेज निकालनी है इसकी, लॉस ही हुआ है, ये लिखा है लॉस ही हुआ है, कितने का, 400 का, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करवाया, तो अगर आप जानना चाहते हो कैसे कर रही हूँ मैं क्वेश्चंस को, ठीक है, ये 100 ये 110 में कैसे कर रही हूँ, तो मैं आपको जो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे जाके लॉस प्रॉफिट चैप्टर को एक बार ज़रूर देखिएगा। और ये क्वेश्चन पक्का आना है, बिल्कुल ईजी सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी क्वेश्चन हो उस पर यही कॉन्सेप्ट लगेगा, तो उस कॉन्सेप्ट से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर। तो ये क्वाड्रिलेटर कैसी बनी हुई है, कुछ ऐसी बनी हुई है क्वाड्रिलेटर, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये दे रखी है हमें 6 बीच वाली, ये दे रखी है 3 और ये दे रखी है 5। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई में जो बेस है, बेस कितना है 6, क्योंकि ये एक ही बेस पे बन रही है ट्रायंगल, तो जो भी इनकी हाइट होती है उनको सम कर देंगे। 3 और 5 कितना आ जाएगा 8, 2 1 4, 6 4 क्या आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x+2 देन द रिमाइंडर इज। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली क्वेश्चन जो अपने मैंने मैथ्स का सेशन करवाया था वहाँ पे आपको करवाया था, तो आप वहीं से करिएगा, मैं इसको नहीं करवा रही हूँ, ये आप वहीं से करोगे, ठीक है। तो ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ आपको, अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ x² + 2x + 4। ये वही मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाला है, x² + 2x प्लस में 4 इज इक्वल टू में 0 प्लस 4 है ना, इज इक्वल टू में 0। तो इसके रूट फाइंड करने हैं हमने, इसके क्या फाइंड करने हैं हमने, रूट फाइंड करने हैं। यहाँ पे माइनस आपका, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, तो इसके 4 का 4 1s और उसके बाद 2 2 दो, माइनस भी नहीं हो सकता है यहाँ पे, तो 4 के तो यही बनेंगे हमारे पास पेयर। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 ही आ रहा है, बट प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब ये हमारे पास प्लस करके तो 4 आ रहा है, माइनस करके 0 आ रहा है, तो हमें प्लस करके 2 चाहिए ना, यही इक्वेशन है ना, ये x² प्लस में 2x + 4। मैं आपको ये बता देती हूँ कैसे क्वेश्चन, आपको जब पेपर में क्वेश्चन आएगा ये ऐसे ही आएगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 3x और यहाँ पे प्लस ही होगा, ठीक है, 3x होगा पक्का यहाँ पे, x² + 3x प्लस में 4 इज इक्वल टू में 0। यहाँ पे माइनस होना चाहिए, अब देखते हैं क्या बनता है। तो ये x² प्लस का 4x आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, x कॉमन आ गया, x + 4 आ गया यहाँ से अगर मैं -1 कॉमन लेंगे तो x + 4, तो x + 4 और x + 4 एक पेयर ये आ गया और ये आगे वाला x - 1। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस में 4 और एक वैल्यू आ जाएगी 1। तो इन्होंने बोला हुआ है इनका क्यूब करके रेसिप्रोकल, 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब तो आएगा हमारे पास 64, तो 1/64, साथ में माइनस आ जाएगा, प्लस में 1 का करेंगे तो 1 नहीं आएगा, एलसीएम आ गया 64, यहाँ पे आ जाएगा -1, प्लस में इस तरफ आ जाएगा 64, तो 63/64, ऐसा कोई भी ऑप्शन में नहीं है हमारे पास। तो इसको सॉल्व मैंने बता दिया कैसे करने, क्योंकि मैंने इक्वेशन चेंज करी हुई है। इस इक्वेशंस के 4 के लिए नहीं बन रहा है, 4 × में 1 नहीं हो रहा है हमारे पास, है ना, कुछ तो कहीं गड़बड़ है, इस वजह से इसके रूट नहीं बन रहे, तो लिखने में कहीं गड़बड़ हो चुकी है, पर ये कैसे सॉल्व करना है वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द रेडियस ऑफ व्हील इज 21 सेंटीमीटर, ठीक है, जो रेडियस है व्हील की वो कितनी है 21 सेंटीमीटर। हाउ मैनी रेवोल्यूशन विल इट टेक मेक्स टू ट्रेवलिंग 9 to 5 मीटर। तो एक व्हील है उसकी रेडियस दे रखी है 21 सेंटीमीटर,
रेडियस दे रखी है 21 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि जो आंसर है मतलब जो हमें ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो मीटर में दे रखा है। तो 0.21 सेंटीमीटर। तो ये जब टायर ऐसे घूमता है तभी एक रेवोल्यूशन होता है ना, तभी एक रेवोल्यूशन होता है। तो पूरा टायर का ये डिस्टेंस वाला पार्ट आ रहा है तो हम सर्कम्फ्रेंस बोलेंगे। 2 इंटू में 22 अपॉन में 7, रेडियस कितनी आ गई हमारे पास 0.21। तो इसको सॉल्व करेंगे 7 1 द 0.03 पे आ जाएगा ये। तो ये 0.06 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 22 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 6 टू द 12, 6 टू द 12 और 13, 2 के बाद पॉइंट, 1 पॉइंट में थ्रू, यानी कि एक रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर करती है वो। एक रेवोल्यूशन में एक मतलब 1.32 मीटर इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1.32 1 अपॉन में 9 to 4 मीटर दे रखा है। तो 1 अपॉन में 1.32 मल्टीप्लाई में 9 to 4। तो ये कैंसिल होगा इसके टेबल से 8 पे या 7 पे। 7 2 द 14, 1 कैरी, 7 3 द 21, 2 कैरी, 7 2 द 9.2। तो ये 7 पे कैरी हो गया। और ये कितना आएगा नीचे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 0.01, तो ऊपर चला जाएगा 100, तो 200 एवोल्यूशन। अभी 200 नहीं है, यानी 700, 7 था ना ऊपर, 700 रेवोल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दिस, कि ये जो नंबर दे रखा है इनको रेसिप्रोकल करना है पहले। 4 अपॉन में 3, 10 अपॉन में 9 और हमारे पास 16 अपॉन में 15, ऐसे 16 अपॉन में 15, इनका क्या निकालना है HCF। HCF कैसे निकलता है, जो ऊपर वाले नंबर है उनका HCF लेना है 4, 10, 16, इसका HCF आएगा 2, और नीचे वाले जो नंबर है उनका लेना है LCM 9, 3, 15। तो 9, 3, 15 का अगर हम LCM लेंगे 9, 3, 15 45 आएगा इनका LCM। तो 2 अपॉन में 45 क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर, पैरेलल साइड ट्रेपेजियम ऐसी होती है ऐसी, तो वो दे रखी है हमें, एक 12 दे रखी है, एक 20 दे रखी है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है 8। हमें निकालना है इसका एरिया। तो एरिया क्या होता है हाफ इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई में सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ द पैरेलल साइड 32, 2 1s 16 पे, तो 16 8s 128 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, देखो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है देख के कि इसका क्यूब करेंगे, फिर क्यूब के बाद क्या होगा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चे देख के छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आइडेंटिटी है हमारे पास नीचे ऐसा ही है, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, बीच में प्लस है, जो ए क्यूब और बी क्यूब होता है नीचे दे रखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दे रखा है, मेरे को लगता है माइनस है नीचे, हाँ यही दे रखा है। तो ये जो आइडेंटिटी होती है ना, ये वाली आइडेंटिटी हमारे पास इसी के इक्वल होती है, ए प्लस में बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसके इक्वल होती है। तो नीचे भी तो यही सेम पार्ट है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, विच मीन्स दोनों को प्लस करना है, वो आंसर होगा। तो दोनों को प्लस करेंगे, 3 4 7 और 3 10 हो जाएगा, 5 और 4 9 10 हो जाएगा, नहीं हाँ 10 हो जाएगा। उसके बाद बचा 6 और 3 10 ही हो जाएगा। उसके बाद ये 9 10 1 करके आ रहा है कुछ आंसर, हाँ यही आएगा आंसर 1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हु सरफेस एरिया इज 54 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम निकालनी है क्यूब को, उसका सरफेस एरिया दे रखा है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 54। तो ये 6 1s 9 पे a कितनी आ जाएगी हमारी 3, तो इसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका क्यूब, 3 3 9 9 3 27 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड द मिनिमम ऑब्जर्वेशन इन डाटा, तो उसको हम क्या बोलते हैं रेंज। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं रेंज। द सेल प्राइस ऑफ अ टॉय कार इज 540, इफ द प्रॉफिट मेड बाय द शॉपकीपर इज 20%, देन व्हाट इज द सीपी, कि उसका सीपी क्या होगा। तो इसमें सीपी फाइंड करना है, तो सीपी हम कैसे फाइंड करेंगे, 100 अपॉन में 110 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 540, ऐसे आएगा, नहीं ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा 110 अपॉन में, नहीं यही आएगा 540 दे रखा है,
120 आएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हमारे पास 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा 4 पे, और ये हमारा 18 पे, फिर 4 25 पे, 25 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 25 और 20 450। ऐसे ये मैंने कैसे फॉर्मूला लगाया मैं बोल रही हूँ आपको, लॉस प्रॉफिट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दे रखी है लिंक, उस वहाँ से आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता सेव ₹400 फ्रॉम हर सैलरी, इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी देन व्हाट इज हर सैलरी। तो इसकी सैलरी मान लेते हैं हम x, ठीक है। तो ये इसकी सैलरी का 10% है, तो इसकी सैलरी का 10% किसके इक्वल है, जो उसने सेव करा। कितना सेव करा 400, 0 से 0 कैंसिल, 10 उधर जाके मल्टीप्लाई, तो सैलरी कितनी आ गई 4000, ठीक है। हाउ मेनी फेजेस आर इन हेमिस्फीयर, ये क्वेश्चन हमने करा था, तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो पहली बात है 0 कितनी है 1 2 3 4, तो 4 0 वाला नहीं है, सभी के साथ 6 0 है, 6 0 है, तो यानी कि पॉइंट यहाँ शिफ्ट हुआ होना 3.4, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा आए हैं हमारे पास, तो पॉइंट आगे शिफ्ट हुआ होना हमारे पास। अदरवाइज तो वैसे होता ना 3 4 3 इंटू में 10⁴, बट यहाँ पे क्या है हमारे पास 6 आया हुआ है, तो 6 आया तो पॉइंट राइट साइड, जब हमारी पावर इंक्रीज हो जाती है तो पॉइंट जो है इस तरफ लेफ्ट साइड शिफ्ट करता है। 3 पॉइंट में 4 3 6। व्हेन डाइज रोल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट प्राइम नंबर, नॉट प्राइम नंबर, तो डाई रोल करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो प्राइम नंबर कौन कौन से है 2 है 3 है 5, नॉट अ प्राइम नंबर, तो 1 4 6, 3 अपॉन में 6, 1 अपॉन में 2, ये रही 1 4 6 1 अपॉन में 2। इफ m प्लस n इज इक्वल टू 16, और यहाँ पे ये 8 है, m माइनस n इज इक्वल टू में 8, तो हमें m अपॉन में n निकालना है। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, इजी है ये भी। रूट m प्लस में रूट n कितना दे रखा है 16, और रूट m माइनस में n दे रखा है 8, ठीक है। दोनों को कर देते हैं माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, 2 रूट m मतलब प्लस कर दिया दोनों को, यह आ जाएगा 24। रूट m इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा यहाँ पे 24 अपॉन में 2, तो m क्या आ गया यहाँ पे रूट m इज इक्वल टू 12, हमें तो m निकालना है, तो वो हो जाएगा इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि m की वैल्यू आ जाएगी 144, m की वैल्यू आ गई 144। अब हमें रूट n की निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे अगर मैं 12 पुट करती हूँ उधर जाके ये माइनस हो जाएगा 12 का, तो कितना बचेगा 4, तो रूट n इज इक्वल टू में कितना आ गया 4, तो n कितना होगा 16, तो 144 अपॉन में 16 करके 9, m अपॉन में 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, m अपॉन में n 9, ऐसे, ठीक है। तो मैथ सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू बतानी है। देखो ये कैसे है, जब दो लाइंस ऐसे कट करती हैं तो जो ये एंगल होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, विच मीन x जो है वो 94 होगा, तो x 94 यहाँ पे है, यहाँ पे, यानी कि ये सही है। उसके बाद y की बारी आती है, तो ये मैंने बहुत अच्छे से आपको करवाया हुआ है, ठीक है, एक बार जरूर देखना ज्योमेट्री वाले सेशन में। तो ये लाइन के एक साइड, ये लाइन के एक साइड, ये मतलब ये जो लाइन है, लाइन के एक ही साइड है दोनों एंगल, और लाइन के नीचे है दोनों एंगल, लाइन के नीचे है दोनों एंगल, तो ऐसे एंगल्स को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं, और ऐसे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये 94 और y भी इक्वल होगा, विच मीन x एंड y दोनों ही 94 हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 94 ही इसका क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। तो ये था आपके पास आपके मैथ सेक्शन के आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, जो कि आपका फिजिक्स का, ठीक है, फिजिक्स का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या है फिजिक्स का, फर्स्ट व्हाट डज ओडोमीटर मेजर, कि जो ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर वो किसको मेजर करता है, तो ओडोमीटर हमारा डिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक है। ओडोमीटर किसको मेजर करता है, डिस्टेंस को, ओके। नेक्स्ट देखो, बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो हमें एक्सेलेरेशन फाइंड करनी है, तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल अपॉन में टाइम। फाइनल कितनी दे रखी है 60, माइनस में इनिशियल कितनी है 80, टाइम हमें दे रखा है सेकंड में, और ये चीज़ें हमें कितने दे रखी है आर में, तो आर में कैंसिल करेंगे 5 अपॉन में 3600 आएगा, इसको माइनस करेंगे माइनस का 20 आ जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा, 3600 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 5 5 1 5 4 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 4
24 टू कैरी 6 12 और 14400, मतलब 14,400, ये रहा 14,400 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर माइनस में, क्योंकि जब भी बस ने डिक्रीज करी स्पीड तो हमारी जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन कार्पेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, कि जब हम कार्पेट को बीट करते हैं स्टिक के साथ तो डस्ट जो है वो बाहर आ जाती है, किसकी वजह से, न्यूटन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि जो हमारी जो ये जैसे कार्पेट है इसको हम बीट करेंगे तो कार्पेट बीट करते टाइम नीचे चले जाएगी, बट जो डस्ट पार्टिकल है वो अपनी रेस्ट की पोजीशन को नहीं छोड़ेंगे तो वो हमें ऊपर आते हुए दिखेंगे, वो नीचे, तो इनर्शिया की वजह से होते हैं, तो इनर्शिया हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉकिंग ऑन आइस इज डिफिकल्ट ड्यू टू, कि जो आइस है उस पर वॉकिंग जो है वो डिफिकल्ट होती है, किसकी वजह से, फ्रिक्शन ऑन आइस इज लो, फ्रिक्शन ऑन आइस इज हाई, प्रेशर इज हाई, तो जो फ्रिक्शन होती है आइस पे वो वेरी वेरी लो होती है, क्योंकि जो फ्रिक्शन होती है हमारे पास, फ्रिक्शनल जो फोर्स होती है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रफनेस के, तो आइस पे तो बिल्कुल भी रफनेस नहीं है, स्मूथनेस है, तो जितनी ज़्यादा स्मूथनेस होगी उतनी कम फ्रिक्शन होगी, आइस पे फ्रिक्शन कम होती है इसीलिए हम उस पर वॉक नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइनिंग फैक्टर्स इन बायोएंसी, तो बायोएंसी क्या होती है, जो अपथ्रस्ट लगता है लिक्विड्स में जो ऊपर की तरफ हमें फोर्स लगती है, तो इसमें जो डिटरमिनिंग फैक्टर्स होता है बायोएंसी में वो क्या होता है, हमारा वेट होता है या डेंसिटी, तो डेंसिटी इसमें डिटरमिनिंग फैक्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सिमिलर यूनिट्स, इसमें से किसकी यूनिट जो है वो सिमिलर होती है, पावर और एनर्जी, देखो पावर का, एनर्जी तो एनर्जी है, जो पावर है ना पावर उसका फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन में टाइम, तो यहाँ पे टाइम एक्स्ट्रा है तो ये दोनों नहीं हो सकते, वर्क और पावर, तो पावर का अभी हमने पढ़ा, वर्क और एनर्जी दोनों सेम होते हैं, तो ये है वर्क और एनर्जी का फॉर्मूला सेम हो गया, दोनों ही सेम होती है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें द एफ इज इक्वल टू दिस एंड डिस्प्लेसमेंट इज दिस, द वर्क डन इज, तो हमारा जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, दोनों का क्या होता है डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, आई को मल्टीप्लाई को 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, इसको इससे माइनस माइनस प्लस करके 6, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 4, तो ये कैंसिल 6 जाउल, तो 6 जाउल क्या आ जाएगा आंसर, क्योंकि जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनमें डॉट प्रोडक्ट होता है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट नेम मिरर गिवन इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज, देखो यहाँ पे इसका कोई भी आंसर नहीं है, ठीक है, ये ऐसा हो सकता है पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मैंने इसीलिए डाला है आपको ये, ताकि आप अगर इन केस ऐसा क्वेश्चन आता है, ये हुआ है एचपी टैट के पेपर में, आपके पास ये क्वेश्चन आया, ठीक है, इरेक्ट, जो इरेक्ट इमेज है वो कनकेव हमारी कन्वेक्स मिरर बनाता है, बट साथ में क्या लिखा हुआ इनलार्ज्ड, तो इनलार्ज्ड वो इमेज नहीं बनाता, वो डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, तो ये किसी भी दो की जो है हमारे पास दो किसी एक मिरर की मतलब की स्पेसिफिकेशन नहीं आ रही है, तो अगर तो नन आया ऑप्शन में तो आप नन करोगे, जैसे अभी ऐसा ही ऑप्शन आया तो आप कुछ भी कर दोगे आपको इसका आंसर मिलेगा, मतलब मार्क्स मिलेगा, वो ग्रेस मार्क में जाता है क्योंकि क्वेश्चन गलत हो गया यहाँ पे, या तो यहाँ पे होता डिमिनिश्ड, तो अगर डिमिनिश्ड होता तो इसका आंसर होता कन्वेक्स मिरर, और अगर इरेक्ट की जगह इन्वर्टेड होता तो होना था कनकेव मिरर, तो इसका आंसर कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वेक्स मिरर हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, है ना, इफ अ बस इज लोकेटेड एट अ 5 मीटर, ठीक है, कन्वेक्स मिरर है, ऐसे होता है हमारा कन्वेक्स मिरर, ठीक है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दे रखी है हमें 3 मीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दे रखी है हमें 3 मीटर, और हमें दे रखा है कि कोई बस है वो इससे 5 मीटर दूर है, तो इसकी पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करनी है, यानी कि u भी हमें दे रखा है कितना 5 मीटर, तो u हमेशा नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव रहेगा, v हमें फाइंड करना है, मिरर है तो मिरर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1 में f इज इक्वल टू में 1 में u प्लस में 1 में v, f कहाँ से आएगा, f इस फॉर्मूले से आएगा, f होता है r में 2, तो r में 2 करेंगे कितना आ जाएगा 3 में 2, 3 में 2 आ जाएगा, 3/2, तो जब यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 में 3, और फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, तो इस तरफ है फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होगी, 1 में u, तो 1 में u हो जाएगा 1 में 5 प्लस में 1 में v एज इट इज, ये माइनस का इस तरफ जाके किस चीज़ का हो जाएगा प्लस का, ऐसे एलसीएम लेंगे दोनों का 15 आ जाएगा, यहाँ पे 5 to 10 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 2 आ जाएगा 2, 12 में 15, ये हमारा जो आया 1 में v आया, 1 में v इज इक्वल टू 12 में 15, तो हमें v निकालना है, दोनों को रेसिप्रोकल कर दो, 15 में 12, तो 12 1 कितना बचेगा 3, 30, 12 to the 24 5, 1 पॉइंट में 25 आएगी v,
1.25 तो ऑप्शन में ही नहीं हमारा, हाँ गड़बड़ कर दी कहीं पे। यहाँ पे 2/3 आ जाएगा, u हमारा माइनस था तो इस तरफ आके वो 1/5 हो गया, ये 15 ही आएगा। यहाँ पे 5 2 10 नहीं होगा, यहाँ पे माइनस आया है ये, यहाँ पे 3 हाँ यहाँ गड़बड़ हुआ, 7/15 हुआ ना, तो ये 15/7 होना था, तो 7 2 14 पॉइंट में कितना बचेगा 1 10 7 1 जा 2 पॉइंट में 1 समथिंग, ये वाला 2 पॉइंट में 15, नेगेटिव नहीं ना आया, पॉजिटिव आया, 2.15 मीटर आया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है नियर पॉइंट ऑफ आई, तो आई का नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी। चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कोज्ड बाय, जो फोकल लेंथ होती है आई लेंस की वो किसकी वजह से चेंज होती है, सिलेरी मसल की वजह से। हाउ कैन 3 रजिस्टर रेजिस्टिंग 236 ओम टू बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम, कि हमें टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम रखना है, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सीरीज में लगा देते हैं, तो सीरीज में तो सीधा ही प्लस होगा, तो ये तो 1 नहीं आएगा, पैरेलल में लगा देते हैं, 1/2 1/3 1/6, एलसीएम तो 6 ही आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 2 5 और 1 6 6/6 करके 1, तो विच मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में, आंसर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कंडक्टिंग वायर ऑफ अ सेम मटेरियल ऑफ इक्वल लेंथ, डायमीटर भी इक्वल है, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल, रेशो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज, तो रेशो ऑफ हीट, तो हीट का जो फॉर्मूला होता है, हीट के काफ़ी सारे फॉर्मूले होते हैं, VIT भी होता है हीट का फॉर्मूला, H इज इक्वल टू I² RT भी होता है V का फॉर्मूला, इसी तरह V का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास होता है V²/RT, ये भी इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, V²/RT। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस दे रखिए, 2 रेजिस्टर हैं, उनकी रेजिस्टेंस सब कुछ सेम है, यानी कि R और R, तो जब वो सीरीज में होंगे तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2R, तो यानी कि V²T सब में सिंपल ही रहेगा, 2R आ जाएगा, अपॉन में जब वो पैरेलल में होंगे तो हमारी R/2 आ जाएगी, R/2 यानी कि 2, यहाँ पे V²T ऐसे ही, और यहाँ पे R आ जाएगा, तो ये R से R कैंसिल हो जाएगा, V² कैंसिल हो जाएगा, 4 1:4, ये रही 1:4 क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट इन सर्किट इज इंक्रीज हैविली, ठीक है, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट बहुत ज़्यादा लोड के साथ इंक्रीज कर जाता है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, ठीक है, वेबर। टेस्ला जो है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है, गॉस भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड की, बट ये CGS यूनिट होती है, और डायन हमारी फोर्स की यूनिट होती है, बट ये भी CGS यूनिट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो मैंने बोला हुआ है जब भी किसी का एरिया निकालना है दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, वेलोसिटी इनटू में टाइम, तो वेलोसिटी होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो टाइम इधर आके मल्टीप्लाई, क्या बचा डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, इसमें से कौन सी जो है स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास। देखो, एक जो पिछली वीडियो मैंने टेस्ट सीरीज डाली थी वहां पे आपको एक क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी शुड बी नेगेटिव, कि आपको नेगेटिव बतानी है, तो वहां पे वर्क डन भी था आपका ऑप्शन में, वहां पे एक्सेलरेशन भी था ऑप्शन में, तो वर्क डन भी नेगेटिव होता है, वो सही आपने एक बच्चे ने कमेंट करा था, वर्क डन नेगेटिव होता है, बट ये स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि ये हमारे स्केलर प्रोडक्ट को, स्केलर अलजेब्रा को फॉलो करता है, नेगेटिव ये हो सकता है। तो उस ऑप्शन में क्योंकि आपके ऑप्शन गलत दे रखे थे, इनकेस ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ग्रेस मार्क मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी के बारे में पूछा है, तो फोर्स वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, मोमेंटम वेक्टर है, तो वर्क डन स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 लाइट ईयर, तो ये लाइट ईयर हमारे डिस्टेंस की यूनिट है, तो इसकी वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10⁻15। नेक्स्ट है, इफ अ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 50%, देन परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी विल बी। देखो, इसके लिए हमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन जो बना हुआ है वो बताना पड़ेगा, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ mv² के इक्वल। मोमेंटम बनाना, यहाँ पे m से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी mv², तो काइनेटिक एनर्जी E लिख रही हूँ मैं, k लिख रही हूँ, हाफ, यहाँ पे m, यहाँ पे p², तो p² इज इक्वल टू k2m,
ऐसी होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन। अब वो बोल रहा है कि हमने क्या करा है, इसको इंक्रीज कर दिया है, किसको, 50% मोमेंटम को इंक्रीज कर दिया है। तो 50% मोमेंटम को इंक्रीज किया गया है। तो यानी कि पहले तो जो था वो पी स्क्वायर अपॉन में काइनेटिक एनर्जी ऐसे 2m थी, ठीक है। तो जो हमारा जो मोमेंटम है वो पहले मान लो 1 था, उसको 50% इंक्रीज कर दिया, यानी कि 0.5 वो इंक्रीज हो गया, कितना आ गया 1.5, इतना इंक्रीज हो गया वो। तो न्यू जो मोमेंटम आया वो कितना आ गया हमारे पास 1.5, इसका स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2m, क्योंकि मास तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, एज इट इज आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.25 अपॉन में 2m इज इक्वल टू में k। तो ये न्यू काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारी। तो काइनेटिक एनर्जी में ही तो हमें बताना है कि कितना चेंज हुआ है, ये है ना काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन में ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चेंज कितना हुआ 2.25 आ गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। पहले कितनी थी काइनेटिक एनर्जी, ये थी हमारी। अब इसको माइनस करेंगे अगर हम, यानी कि 2.25 में से हमारा 1 ही माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 1.15। हाँ, ये हमारी चेंज आ गई काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल कितनी थी हमारी काइनेटिक एनर्जी, अगर हम देखें, क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग तो डाल रखा है ये। काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास पी स्क्वायर अपॉन में 2m। तो इनिशियल तो यही आई है ना, इनिशियल यही आई हमारी। इंक्रीज कितनी होगी 50%, तो मोमेंटम हमारा 1.5 पहुंचा, तो मैंने लिखा वो होगा 2.25 पी स्क्वायर अपॉन में 2। तो ये हमारी सेकंड काइनेटिक एनर्जी हुई। तो अगर हमें दोनों में चेंज निकालना हो तो चेंज कितने का हुआ है वो निकालना है हमें। तो फाइनल माइनस में इनिशियल, तो 1.15 का चेंज हुआ, क्योंकि ये चीज़ें तो सेम वही रह रही हैं। नीचे जो हमारी ओरिजिनल थी, ओरिजिनल तो 1 थी, अपॉन में 100 आ जाएगा। तो ये परसेंटेज दे रखी है यहाँ पे, ऐसे तो नहीं है, 100 है, 125 है हमारे पास। इसको कैसे होगा, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व। चलो देखते हैं, इसको होल्ड पे रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेंज इन चार्ज ऑफ 3, ये माइक्रो कूलम है हमारे पास, ठीक है। माइक्रो कूलम इज फिक्स्ड एज द ओरिजिन, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 5 मीटर अवे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। के मतलब 1/4πε0, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू में 10⁻⁹ और ये दे रखा था हमें 5 माइक्रोकुलम 3 माइक्रोकुलम, तो ये 3 आ जाएगा। माइक्रो में दे रखा है तो 10⁻⁻6, नीचे आ जाएगा 5 मीटर है, तो 5 मल्टीप्लाई में 5 आ जाएगा। तो हमारे पास ये कितनी बचेगी 10⁻3 बचेगी, और ये बचेगा 27/25। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.08 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 1000 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 1080 न्यूटन पर कूलम, 1080 न्यूटन पर कूलम। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किर्चॉफ्स लॉ ऑफ वोल्टेज। तो किर्चॉफ्स लॉ ऑफ वोल्टेज फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ, तो किसके कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं, चार्ज को, एनर्जी को, मोमेंटम को, मास को। तो किर्चॉफ्स के 2 लॉ है, करंट का लॉ है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है क्यू अपॉन में टी। तो वहाँ पे क्यू है, क्यू मतलब वो चार्ज पे, तो सेकंड वाला किस पे करता है एनर्जी पे, सेकंड वाला किस पे करता है एनर्जी पे, ठीक है। एडी करंट डू नॉट कॉज, तो जो एडी करंट है वो क्या कॉज नहीं करता है हमारे पास, तो एडी करंट डू नॉट कॉज स्पार्किंग, ठीक है, स्पार्किंग। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, तो डायमीटर पे उसकी हमें बतानी है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना होता है 1/4m²। ये रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में से ये मैंने करवाया हुआ है आपको। देखो ये क्रैमिंग वाला पार्ट है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए न्यूट्रॉन एट 27 डिग्री सेल्सियस इज लैम्डा। तो व्हाट वेवलेंथ इज दिस, कि टेम्परेचर इंक्रीज करा तो वेवलेंथ हाफ से डिक्रीज करेगी λ/2। ये फिक्स्ड वैल्यू है तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, अलग सा क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ विच वेव, गामा, माइक्रो, यूवी, IR। तो इसको हमने कैसे याद करा हुआ, ऐसे CG, X, UV, IR देन MR, इस तरफ को वेवलेंथ इंक्रीज करती है। तो रेडियो वेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, रेडियो है ऑप्शन में नहीं है, माइक्रो है उसके बाद, तो माइक्रोवेव की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। अगर फ्रीक्वेंसी पूछता सबसे ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी किसकी होनी थी, गामा की, क्योंकि फिर इस तरफ को फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। ड्यूरेशन ऑफ ए डे इज हाईएस्ट इन
तो ड्यूरेशन ऑफ डे जो हाईएस्ट होता है वो हमारे पास होता है वीनस में। नेक्स्ट है मैक्सवेल इक्वेशन शो मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, कि कौन सी मैक्सवेल की इक्वेशन ये शो करती है कि जो मैग्नेटिक मैग्नेट है उसके जो पोल है वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये वाली इक्वेशन है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ईडीएस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा राइट। नहीं सॉरी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है तो ये है बीडीएस, क्योंकि BDS इज इक्वल टू 0, तो BDS इज इक्वल टू, क्योंकि गॉस थ्योरम है तो हमारे पास एक पोल अपॉन में हमारी क्या होनी थी परमियाबिलिटी होनी थी म्यू नोट, है ना। तो यहाँ पे जब सिंगल पोल मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करते तो वैल्यू 0 होगी, इसलिए ये वाली इक्वेशन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इनमें से कौन सा जो पार्टिकल है जिसको हम मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा नन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करती है, तो अल्फा इज पॉजिटिवली, बीटा इज नेगेटिवली, गामा पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं होता है क्योंकि जो हीलियम एटम है वो हमारा गामा पार्टिकल है, तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसको ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, तो जो ऐसे यूनिट है आपके पास कंडक्टिविटी की वो क्या होती है, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी की होती है ओहम मीटर, तो यानी कि इनका इनवर्स ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओहम इनवर्स को बोलते हैं हम साइमन मीटर इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ ए सन प्रोड्यूस्ड बाय, तो जो एनर्जी होती है सन की वो कैसे प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर फ्यूजन से। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, तो ये फिजिक्स भी यहाँ पे आपका खत्म हुआ। अब हम करेंगे केमिस्ट्री सेक्शन। ठीक है, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है लेड पेंसिल कंटेन्स, कि जो लेड पेंसिल होती है उसमें क्या होता है, लेड होता है, नो उसमें होता है ग्रेफाइट। केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए मतलब ओल का मतलब रेटिनोल। ठीक है, विटामिन ए का नाम है रेटिनोल। ऑन हीटिंग वॉल्यूम ऑफ ओजोन विल बी, कि जब हम हीट करते हैं हम अपना, किसको हीट करते हैं भला, अपना ओजोन को ही है ना, हाँ, कि जब हीट करते हैं तो जो ओजोन है उसकी जो वॉल्यूम है वो क्या करती है हमारे पास, तो वो क्या करती है इंक्रीज। ठीक है, वो क्या करती है इंक्रीज। मटेरियल यूज्ड इन सोलर सेल, तो सोलर सेल में कौन सा मटेरियल यूज होता है, सिलिकॉन। फॉर्मूला ऑफ मार्शल एसिड, फॉर्मूला ऑफ मार्शल एसिड, देखो ये है क्वेश्चन ऐसे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल बेस तो हम क्वेश्चन करते हैं, थोड़े से अलग से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे फॉर्मूला H2S2O8 फॉर्मूला हो जाएगा इसका। ल्यूकास रिएजेंट, तो ये ल्यूकास रिएजेंट क्या है हमारे पास, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल होते हैं हमारे पास, उनमें डिफरेंस करने के लिए ये यूज किया जाता है ल्यूकास रिएजेंट। तो एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस में HCl हमारा ल्यूकास रिएजेंट होता है। डेटिव बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, डेटिव बॉन्ड किसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड को। ठीक है, डेटिव बॉन्ड किसको बोला जाता है, कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड को। तो इसमें से किस मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है, BF3 में नहीं है क्योंकि ये तो सिंपल ऐसे बनता है, NH3 में भी नहीं है, लोन पेयर एज इट इज, ये भी ऐसे, CH4 भी एज इट इज है हमारा। SO3, तो जो SO3 होता है इसमें होता है एक, ये एज इट इज, ये एज इट इज, इसके ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, दोनों लोन पेयर इसने ऑक्सीजन को दे रखे होते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वही होता है कि बॉन्ड बनता है 2 एटम्स के बीच में, बट जो शेयरिंग होती है वो एक ही एटम की तरफ से होती है। तो SO3। अप टू विच एलिमेंट लॉ ऑफ ऑक्टेव एप्लीकेबल, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो कैल्शियम तक एप्लीकेबल होता है। ठीक है, pH ऑफ ए 0.01 मोलर NaOH सोल्यूशन, तो इसका pH हमें लॉग ऑफ जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं हम 10⁻⁻², तो -2 आगे log 10, तो log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगा 1, तो +2 इसका pH नहीं है, देखो ऑप्शन 1 में 2 है, क्योंकि ये तो हमने एसिड की कॉन्सेंट्रेशन से करा, तो जब भी हमने बेस का pH निकाला सिंपल, उसको 14 में से माइनस कर दो, वो बेस का pH होगा, तो हमारा क्या आएगा 12। ठीक है, क्या आएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन, तो व्हाइट फॉस्फोरस नॉन मेटल है, हमारी रिएक्टिव होती है, तो इसको स्टोर किया जाता है अंडर वाटर। गैस दैट कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर इज, ऐसी कौन सी गैस है जिसको हम वाटर में कलेक्ट नहीं कर सकते, तो वो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्ट, इसमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट है, लैक्टिक एसिड लेमन में होता है, सिट्रिक एसिड लिखा हुआ मिल्क में होता है, सैलिसिलिक एसिड ऑयल में होता है, टार्टरिक एसिड ग्रेप्स में होता है, टार्टरिक एसिड ग्रेप्स में होता है।
तो देखो लैक्टिक एसिड जो है वो तो हमारा होता है मिल्क में, तो ये तो गलत है, और सिट्रिक एसिड होता है लेमन में, तो ये तो दोनों ही गलत है हमारे पास। उसके बाद जो सैलिसिलिक एसिड है, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड है किस में लिखा हुआ, ऑयल में। टार्टरिक एसिड है वो लिखा हुआ है ग्रेप्स में, ठीक है, टार्टरिक एसिड किस में लिखा हुआ है हमारा, ग्रेप्स में। तो जो टार्टरिक एसिड की अगर मैं बात करूं, अपना जो टार्टरिक एसिड है उसकी अगर हम बात करें टार्टरिक एसिड की ग्रेप्स में, तो अगर मैं ग्रेप्स की भी बात करूं, ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड होता है, तो ये वाला सही है हमारे पास, ठीक है। अनराइप जो मैंगो होते हैं उसमें भी हमारा टार्टरिक एसिड होता है हमारे पास। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे इन्होंने, सैलिसिलिक एसिड ऑयल में नहीं, यही है इसमें से, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच कलर डेवलप व्हेन फिनोल्फेथिलीन इज एडेड टू बेस। तो इंडिकेटर का क्वेश्चन है, फिनोल्फेथिलीन दो तरह के कलर देता है, एक पिंक कलर और एक कलरलेस। तो मैंने बोला है इसको अल्फाबेटिकली याद करने का, तो कलरलेस है ये हमारे पास एसिड सी, क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले आता है, एसिड पहले आता है, तो जब भी एसिड डालते हैं तो कलरलेस आएगा, बेस में पिंक कलर आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है जो सोल्डर है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सोल्डर यूज्ड, हमारे पास किस किस मेटल का अलॉय होता है सोल्डर, तो ये होता है हमारे पास लेड और टिन का, ठीक है, वेल्डिंग के लिए यूज होता है लेड और टिन का। एलिमेंट प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, आयरन, आयरन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच मीन्स ऑक्सीजन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ एटम नहीं, ऑक्सीजन एलिमेंट नहीं है यहाँ पे, ऑक्सीजन एज अ गैस एक्ट कर रहा है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमें पता है 1 मोल में मॉलिक्यूल होते हैं 6.022 इंटू में 10⁻23। नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा हमारे पास, एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का 32, 1/4, तो यानी कि 1 मोल में इतने हैं, तो 1/4 मोल में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 4 के टेबल से कैंसिल, 1 पॉइंट समथिंग 10⁻3 तो वैसे ही रहेगा, ये रहा ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, राइट आंसर। वॉल्यूम ऑफ ए 4.4 ग्राम ऑफ ए CO2 एट STP, देखो ये हमारे पास क्या है, गैशियस के ऊपर है, तो गैशियस में हम कैसे वॉल्यूम निकालते हैं, तो जो 1 मोल होता है हमारे पास, 1 मोल उसकी जो वॉल्यूम होती है वो होती है 22 पॉइंट में 4 लीटर। तो हमें अगर मोल्स पूछे हुए हो कितने मोल प्रेजेंट है, वॉल्यूम कितनी प्रेजेंट है हमारे पास, किसमें, 4 पॉइंट में 4 ग्राम, देखो 4 पॉइंट में 4 ग्राम हमें मोल निकालने पड़ेंगे। हमें पता है 44 ग्राम जो होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल होते हैं, तो गिवन मास 4.4 है, मोलर मास 44 है, इसको सॉल्व करेंगे 41 कितना आएगा, ये 0 पॉइंट में 1 आ जाएगा हमारे पास, तो यानी कि 0 पॉइंट में 1 मोल प्रेजेंट है, तो 1 मोल में इतनी वॉल्यूम है, तो 0.1 में कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2.24 आ जाएगा, 2.24 इज द आंसर, 2.24 ऑप्शन नंबर बी। आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोकोरिक कौन सा प्रोसेस होता है, आइसोकोरिक, आइसो मीन सेम, कोरिक मीन्स वॉल्यूम, तो नो चेंज इन वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर ई। आइसोथर्मल होता तो नो चेंज इन टेम्परेचर, आइसोबारिक होता तो नो चेंज इन प्रेशर, एडियाबैटिक होता तो नो चेंज इन हीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फ्रेग्रेंस ऑफ फ्रूट्स इज ड्यू टू, तो जो फ्रूट्स होती है फ्रूट्स में फ्रेग्रेंस होती है वो किसकी वजह से होती है, कौन से फंक्शनल ग्रुप की वजह से, तो वो होती है हमारे पास एस्टर। रिएक्शन यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर की प्रिपरेशन के लिए एक ही रिएक्शन फेमस है बाय नेम, वो है विलियमसन, ठीक है। वुड से हम वो बनाते हैं अपना, वुड से हम बनाते हैं अपने सिंपल हाइड्रोकार्बन्स, कैनिजेरो से हमारा फिनोल और एसिड बनता है, राइमर टाइमर से भी हमारा फिनोल या एल्डिहाइड वाली प्रिपरेशन में यूज होता है। आयोपिक नेम ऑफ ऑक्सालिक एसिड, तो ऑक्सालिक एसिड का आयोपिक नेम तब कर पाओगे अगर उसका फॉर्मूला पता है, ये होता है इसका COH, तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होगा ये। इथेन, क्योंकि 2 ही कार्बन है, इथेन 1,2-डायोइक एसिड, इथेनोइक एसिड नहीं है, ब्यूटेन तो नहीं हो सकता, हेक्सेन भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग, सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, देखो एसिटिक एसिड चल रहा है, साथ में लगे हुए क्लोरो, तो क्लोरीन ग्रुप कैसे है, -I नेगेटिव, -I ग्रुप शो करे, तो -I ग्रुप से एसिडिटी इंक्रीज करती है, तो जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा एसिडिटी, तो ये ट्राइक्लोरो क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा है।
कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड टू गैस, ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। मोनोमर यूनिट ऑफ नायलॉन 6, तो नायलॉन 6 की मोनोमर यूनिट क्या है हमारे पास, तो नायलॉन 6 की मोनोमर यूनिट होती है कैप्रोलैक्टम, ठीक है, कैप्रोलैक्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स, कि जब भी हम 10 डिग्री राइज करते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाता है, वो हमारा डबल हो जाता है। नेक्स्ट है मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है 4, क्योंकि नाइट्रोजन अपनी ग्राउंड स्टेट में तो 3 बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, ठीक है, उसके बाद है लोन पेयर, तो ये दोनों लोन पेयर डोनेट करके एक और बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, तो मैक्सिमम कोवैलेंसी हुई 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्कली मेटल, तो अल्कली मेटल कौन सा ग्रुप होता है हमारा, ग्रुप नंबर फर्स्ट, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें से खुद पहचानोगे आप कौन सी अल्कली मेटल नहीं है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। नंबर ऑफ नोड्स इन 4D, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स, क्योंकि यहाँ पे ना तो रेडियल बोला है ना ही एंगुलर, विच मीन्स टोटल नंबर ऑफ नोड्स की बात हो रही है, तो उसका फॉर्मूला था n माइनस में 1, n क्या है यहाँ पे 4 माइनस में 1 कितनी आ गई 3। विच ऑफ द फॉलोइंग आई शो कलर्स, देखो ये क्वेश्चन करते हैं, ये बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा आयन जो है वो कलर शो करेगा, तो ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट का क्वेश्चन है। मैंगनीज है, देखो मैंगनीज एटॉमिक नंबर होता है इसका 25, इसकी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 4s2 3d5, 4s2 3d5, उसके बाद इसमें 2 पॉजिटिव है, यानी कि s के इलेक्ट्रॉन गए हैं, d में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद ये टाइटेनियम है, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22, तो 22 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 4s2 3d2, 4 है तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो टाइटेनियम है d0, ये हमारे पास d5। उसके बाद है जिंक 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव का होता है हमारे पास 30, 4s2 3d10, तो इसके भी 2 गए, मतलब ये d10 है हमारे पास। उसके बाद स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, स्कैंडियम होता है 4s2 3d1, तो इसके भी तीनों गए हुए हैं, तो यानी कि ये भी d0 है, ये d0 है, तो d कलर हमारा कब आता है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो d5 का मतलब है ये देखो, ये 5 1 2 3 4 देन 5 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये कलर शो करेगा, ठीक है। ये तो d0, ये d0, इसमें d10 है, तो 10 कैसे होगा 6 7 8 9 10, तो सारा ही हो गया, तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें, तो ये हमारा क्या करेगा कलर शो करेगा। तो केमिस्ट्री सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, ग्रेफाइट शो कंडक्टिविटी, कि जो ग्रेफाइट है वो कंडक्टिविटी शो करता है किस वजह से, ड्यू टू गैप्स, ड्यू टू सॉफ्टनेस, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स या ऑल, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, तो उसकी वजह से वो हमें क्या शो करता है, कंडक्टिविटी शो करता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास केमिस्ट्री सेक्शन के क्वेश्चन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट है हमारे पास जीके, जो मैं फर्स्ट टाइम आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। इसमें आपकी करंट अफेयर्स है, थोड़े से क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं, इंटरनेशनल्स के हैं, और उसके बाद आपके हिस्ट्री के हैं, आपकी बात कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड भी है, ज़्यादा हिमाचल की हिस्ट्री के क्वेश्चन है, मतलब हिमाचल जीके के क्वेश्चन भी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम। देखो नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज एट, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको जीके में देखने पड़ते हैं कि अलग अलग जो ये यूनाइटेड नेशंस जो भी आपके पास, जैसे यूएनओ हो गया, यूनेस्को हो गया, ये जो बनी हुई है इंटरनेशनल आपके पास ऑर्गेनाइजेशन, इनके हेडक्वार्टर्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने लिया यूनेस्को, तो यूनेस्को जो है उसका हेडक्वार्टर है आपका पेरिस में, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका पेरिस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ फ्रीडम बिहाइंड बार, ये बुक्स का क्वेश्चन भी आपको आता है, ऐसे ऐसे बहुत सारी बुक्स होती है, तो मैंने लिया फ्रीडम बिहाइंड बार। तो इस बुक की जो ऑथर है वो है किरण बेदी। किरण बेदी कौन है, फर्स्ट आईपीएस वुमन है ये इंडिया की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड फॉर पेट्रोलियम फायर। देखो ये साइंस से आपको 2-3 क्वेश्चन ना, जो जीके का सेक्शन होता है साइंस वाले बच्चे, तो साइंस के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर है यूज किए जाते हैं पेट्रोलियम फायर में, वो कैसे होते हैं, पाउडर टाइप के, लिक्विड टाइप के, सोडा एसिड टाइप के, या फिर फॉर्म टाइप के, ठीक है। तो वो हमारे पास होते हैं फॉर्म टाइप के, ठीक है। कैसे होते हैं, फॉर्म टाइप के। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ जर्मनी, तो जर्मनी जो है उसका कैपिटल क्या है हमारे पास, तो जर्मनी का जो कैपिटल है, जर्मनी का कैपिटल है हमारे पास बर्लिन, हाँ बर्लिन, ठीक है। पेरिस हमारे पास फ्रांस का हो जाएगा, उसके बाद मैड्रिड जो है वो स्पेन का हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज डिक्लेयर 25 फेब एज अ मिलिट्री मार्टियम डे। कौन सी कंट्री ने 25 फेब को एज अ मिलिट्री मार्टियम डे जो है वो क्या करा है, डिक्लेयर करा है, ठीक है। वो कौन सी कंट्री है, तो वो है हमारे पास नेपाल,
ठीक है, ये अभी थोड़े टाइम पहले हुआ है, रिसेंट ही क्वेश्चन है आपका, तो ये आपके नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन इंडिया फर्स्ट एवर पैरा ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल इन जूडो। ठीक है, ये क्वेश्चन होंगे आपको, ओलंपिक के क्वेश्चन जरूर होंगे यहाँ पे। तो हु वॉन इंडिया, कि इंडिया का फर्स्ट एवर पैरा ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल लिया है जो कि जूडो में लिया है, वो किसने लिया है, तो वो लिया है कपिल परमार ने। ठीक है, किसने लिया है, कपिल परमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट परमवीर चक्र। यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है, हमें बतानी है कौन सी स्टेटमेंट सही है। हाईएस्ट पीस एंड गैलेंट्री अवार्ड होता है ये, रिप्लेसमेंट ऑफ ए ब्रिटिश विक्टोरिया ग्रेस का है ये, कैन नॉट बी अवॉर्डेड टू सिविलियन, की ये सिविलियन को नहीं दिया जाता है, कि ये सिविलियन को नहीं दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ओनली स्टेटमेंट बी ही राइट है, रिप्लेसमेंट ऑफ ए ब्रिटिश विक्टोरिया। जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ब्रिटिश विक्टोरिया क्रॉस पहले ये नाम होता था, उसका रिप्लेसमेंट है हमारे पास। तो यही स्टेटमेंट इसकी क्या है हमारे पास, हम बोल सकते हैं सही है। हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड नहीं है, और सिविलियन को तो दिया जाता है, कैन बी अवार्ड टू सिविलियंस। ठीक है, सिविलियंस को नहीं दिया जाता है ना, हाँ नहीं दिया जाता है सिविलियंस को, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन इन इंडिया विन अ मेडल इन ओलंपिक। पहली लेडी कौन थी जिसने ओलंपिक में मेडल जीता था, पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, कुंजमनारी देवी एंड बछेंद्री पाल। तो इट इज कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, वो कौन है हमारे पास, कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, ये हमारे हिमाचल के आगे। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट इज रेफर्ड एज अ कुल्लन पीठ, विच मीन्स कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को एज अ कुल्लन पीठ बोला जाता है। तो उस कुल्लन पीठ का मतलब क्या होता है हमारे पास, ठीक है, कुल्लन पीठ का मतलब होता है एंड ऑफ हैबिटेटल वर्ड, एंड ऑफ हैबिटल वर्ड। नेक्स्ट है हु इज नोन एज अ पहाड़ी गांधी। तो पहाड़ी गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, बाबा कांशीराम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज मैनी एज 32 डायलेक्ट्स आर स्पोकन इन हिमाचल प्रदेश, हाउ मैनी ऑफ देम बिलोंग्स टू इंडो आर्यन फैमिली। ठीक है, 32 ये जो बोले जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, इसमें से जो इंडो आर्यन फैमिली से हैं वो कितने हैं हमारे पास, तो वो है हमारे पास 21। ठीक है, वो हमारे पास 21। नेक्स्ट है निकोलस रॉड्रिक ऑल्सो नोन एज अ महर्षि पेंटेड नियरली 7,000 कैनवेक्स ऑन हिमालयाज, बिलोंग्स टू विच कंट्री। कि इन्होंने इतने सारे कैनवेक्स जो है और इनके ऊपर गैलरी भी बनी हुई है कुल्लू में, तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये हमारे रशिया से, कहाँ से बिलोंग करते थे ये, रशिया से। नेक्स्ट है शुन शाबू, शुन एंड शाबू फोक डांस आर रिलेटेड टू। तो शुन और शाबू जो फोक डांस है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, तो हमारे पास लाहौल स्पीति से रिलेटेड है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 इन वीएसएस एजुकेशन। ये आपका कट गया है ना क्वेश्चन, पता नहीं यहाँ पे क्या होगा। तो इसका वैसे आंसर जो है 134 क्वेश्चन है ना आपका, हाँ ये वाला कर रहे हैं ना हम, द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास नेशनल प्रोग्राम। ठीक है, इसको नेशनल पॉलिसी से नेशनल प्रोग्राम का नाम दिया गया था। विच बिलासपुर रूलर वॉज मेड प्रिजनर बाय नादिर शाह। ठीक है, कौन सा जो बिलासपुर का हमारे पास रूलर है जिसको नादिर शाह ने प्रेसिडेंट बनाया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास देवीचंद। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास देवीचंद। नेक्स्ट है पजोता मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन। तो पजोता जो मूवमेंट था वो कब लॉन्च हुआ था, इट इज इन 1942। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द अनटचेबिलिटी अबॉलिश्ड। कौन से आर्टिकल में की जो अनटचेबिलिटी उसको अबॉलिश किया गया है, तो आर्टिकल 17 में। ठीक है, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का मेंबर होने के लिए जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए, तो वो हमारी 30 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, कितनी होनी चाहिए, 30 ईयर। नेक्स्ट है इन होम एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट वेस्टेड। कि जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है स्टेट की वो किसके पास होती है, तो वो हमारे पास होती है गवर्नर के पास। ठीक है, किसके पास होती है, गवर्नर के पास। नेक्स्ट है इन विच स्टेट पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। कौन सी स्टेट में जो पंचायती राज है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो है राजस्थान। ठीक है, कौन सी है, राजस्थान। नेक्स्ट है विच स्ट्रेट कनेक्ट साउथ चाइना सी टू अंडमान सी। तो जो साउथ चाइना सी और अंडमान सी है वो किस एक तरह से किस चीज से कनेक्टेड है, कौन से स्ट्रेट से कनेक्टेड है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास स्ट्रेट ऑफ मलाक्का।
ठीक है। इन वैदिक ईरा विच रिवर इज पुरुषनी, वैदिक ईरा में पुरुषनी किसको बोला जाता है? देखो पुरुष है ना, पुरुष तो पुरुष रावी, रावी जो रवि है वो पुरुष का नाम होता है, लड़के का नाम, तो रवि का ये नाम, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। धरन घाटी सेंचुरी सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, जो धरन घाटी सेंचुरी है हिमाचल प्रदेश में, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है हमारे पास? वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? कुल्लू में। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024, की जो 2024 अभी हुआ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, उसका थीम क्या था? इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका थीम था वन वर्ल्ड वन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि इंडिया की पहली जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है वो कौन रहा है? ठीक है, इंडिया का पहला जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है वो कौन रहा है? वो है हमारे पास वीवी गिरी। ठीक है, वो कौन है हमारे पास? वीवी गिरी, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है, वीवी गिरी। नेक्स्ट है गुरु दलाई लामा केम टू धर्मशाला, तो गुरु दलाई लामा धर्मशाला कब आए थे हमारे पास? ठीक है, तो वो आए थे 1959 में। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ रंग महल इन चंबा, तो चंबा में जो रंग महल है उसकी जो फाउंडेशन है वो किसने रखी थी? तो वो रखी थी हमारे पास उमेद सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच डिस्ट्रिक्ट नागपुर लेक सिचुएटेड, तो नागपुर लेक कहाँ पे है? किन्नौर में। वेयर इज ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज सिचुएटेड, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है? कुल्लू में। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑफिशियल न्यूज़पेपर गवर्नमेंट ऑफ एचपी, हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट जो ऑफिशियल न्यूज़पेपर है वो कौन सा है? तो वो कौन सा हमारे पास? गिरिराज। ठीक है, तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे थे, आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, अभी हम लास्ट जो सेशन है वो करने वाले हैं अपना साइकोलॉजी का, तो साइकोलॉजी को भी करते हैं हम। साइकोलॉजी का पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो जीन पियाजे थ्योरी ऑल्सो नोन है, सो जीन पियाजे की थ्योरी को और क्या बोला जाता है? स्कीमेटा, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म या नन? तो कॉग्निटिव थ्योरी बोला जाता है, तो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, क्योंकि जीन पियाजे जो है उसको कंस्ट्रक्टिविटी भी बोलते हैं। तो अ चाइल्ड इज ऑबिडेंट फॉर फियर ऑफ पनिशमेंट विच इज द स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, कि जो बच्चा है वो फियर और पनिशमेंट, मतलब उसको पनिशमेंट और इसका फियर होता है, तो वो मोरल डेवलपमेंट जो कोलबर्ग ने स्टेजेस दी है वो कौन सी स्टेज में अभी तक है? अगर हम बात करें तो वो है कन्वेंशनल स्टेज में। ठीक है, कन्वेंशनल स्टेज में। नेक्स्ट है एट व्हाट पीरियड आफ्टर बर्थ चाइल्ड स्टार्ट रिकॉग्नाइज हर मदर, कि अपनी मदर को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देता है जो बच्चा है, वो है हमारे पास आफ्टर 3 months। नोट ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, इसमें से कौन सा जो है वो फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर नहीं आता है? फूड, कंप्यूटर, टेम्परेचर, क्लाइमेट। कंप्यूटर फिजिकल इन्वायरमेंट में नहीं आता है। नेक्स्ट है हाउ कैन टीचर प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट इन द स्कूल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट हो तो क्या टीचर प्रोवाइड करवाएगी? इनरिच प्रोग्राम ऑफ वेरियस को करिकुलर एक्टिविटी, प्रोवाइडिंग एडिक्वेट लाइब्रेरी फैसिलिटी, एफिशिएंट टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल गाइडेंस है ऑल, ये सब कुछ ही आएगा इसमें। ठीक है, सब कुछ ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोट द इन्वायरमेंटल फैक्टर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि इसमें से कौन सा जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं है हमारे पास? तो वो है हमारा इमोशंस। ठीक है, इमोशंस, फैमिली, नेबर्स, फ्रेंड्स एंड कंपनीज है, बट इमोशंस नहीं है। सोशल डेवलपमेंट आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग एडोलेसेंस, की जब जो सोशल डेवलपमेंट होती है एडोलेसेंस में, उसमें क्या क्या? सेंस कॉन्शियसनेस के बारे में बच्चे को पता चलता है, फ्रेंडली रिलेशनशिप, सोशल कॉन्शियसनेस, तो ये सब कुछ ही होता है बच्चे में। नेक्स्ट है सोशल बिहेवियर अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, की जो सोशल बिहेवियर होता है कोलबर्ग के अकॉर्डिंग वो क्या है? टू मेक फ्रेंड्स, मोरल रीजनिंग, पनिशमेंट या रिवॉर्ड्स? तो मोरल रीजनिंग। ठीक है, क्योंकि उन्होंने मोरल डेवलपमेंट के ऊपर काम करा था। नेक्स्ट है वाइगॉट्स्की अप्रोच इज कंट्रोल इज सेंट्रल टू द स्कूल ऑफ कॉग्निटिव काइनेटिक थ्योरी इज नोन एज अ, कि जो वाइगॉट्स्की की अप्रोच है तो उसको और किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो वो है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। नेक्स्ट है ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय, ग्रुप फैक्टर थ्योरी तो ये दी थी थ्रस्टन ने। ठीक है, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी आती है तो वो दी है थॉरनडाई ने। अगर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी आती है तो वो दी है हमारे पास होवर्ड गार्डनर ने। वाई इज द स्काई ब्लू, वट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस, कि अगर बच्चा पूछता है कि जो स्काई का कलर है वो ब्लू क्यों है, ये कैसा क्वेश्चन है? एनालिटिकल क्वेश्चन, मेमोरी क्वेश्चन, इन्फ्रेंस क्वेश्चन या इंटरप्रिटेशनल क्वेश्चन? तो ये इंटरपर्सनल क्वेश्चन, ये एनालिटिकल क्वेश्चन है कि चीजों को एनालाइज कर रहा है कि ऐसा क्यों है। ठीक है,
नोट नेगेटिव कैरेक्टर ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट्स, कि इसमें से कौन सा जो है वो गिफ्टेड स्टूडेंट्स का कैरेक्टर नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है। ईगोस्टिक, केयरलेस, साउंड हेल्थ, इनडिफरेंट। ईगोस्टिक, ठीक है, ईगोस्टिक। नेक्स्ट है एनसीटी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, तो जो एनसीटी है वो कब इस्टेब्लिश्ड हुई थी, दैट वॉज इन 1962। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया, तो ब्लैक बोर्ड जो प्रोग्राम है इंडिया में वो कब लॉन्च किया गया था, 1990 में। अकॉर्डिंग टू ब्लूम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, कि ब्लूम्स के अकॉर्डिंग, ब्लूम्स ने टैक्सोनॉमी दी थी, ऐसे टैक्सोनॉमी ऊपर की तरफ पढ़ते जाते हैं, कौन सा इसमें जो है उस टैक्सोनॉमी का पार्ट नहीं है। सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, एनालिसिस और इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन उसका पार्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म, तो बिहेवियरिज्म के फादर कौन है, फाउंडर कौन है, तो वो है वॉटसन। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो साइकोलॉजी है वो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी होती है। ये किसने बोला था, बोरिंग ने, टीपिनन ने, वॉटसन ने, वुडवर्थ ने, तो ये हमारे पास बोला था बोरिंग ने, ठीक है, किसने बोला था, बोरिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विच इज द फर्स्ट स्टेज इन विच द चाइल्ड थिंक अकॉर्डिंग टू ब्रूनर, वो कौन सी स्टेज है अकॉर्डिंग टू ब्रूनर जिसमें बच्चा सोचना जो है वो स्टार्ट कर देता है, ठीक है, तो वो है हमारे पास इनएक्टिव स्टेज, ठीक है, कौन सी है, इनएक्टिव। मेच्योरिटी इज रिलेटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, बोथ ए एंड बी या फिर नन, तो इसका जो राइट आंसर है वो बोथ ए एंड बी, दैट इज रिलेटेड टू फिजिकल एंड ऑल्सो मेंटल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचर ऑफ एवोल्यूशन इज, कि जो एवोल्यूशन है उसका नेचर कैसा है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव या बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपाउंडेड द बेसिक टीचिंग मॉडल, जो टीचिंग मॉडल है वो किसने प्रपाउंड करे थे, रोबर्ट ग्लेजर ने। नेक्स्ट है हमारे पास हु डेवलप चिल्ड्रन थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, देखो एक सिंपल थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, ये चिल्ड्रन थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है जिसको CAT के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसको CAT के नाम से जाना जाता है। तो इसको किसने हमारे पास डिस्कवर करा था, तो इसका आंसर है लियोपोल्ड ब्लैक, ये इसका आंसर है। और अगर मैं बोलूं जो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है वो मॉर्गन और मोरे ने करा, ये चिल्ड्रन है तो लियोपोल्ड बेलैक। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पियाजे इगोसेंट्रिक क्या होता है, इगोसेंट्रिक पियाजे के अकॉर्डिंग, ये पियाजे की थ्योरी में छोटी छोटी टर्म्स है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये इगोसेंट्रिक क्या है। इन्वायरमेंट इज द सेंटर ऑफ नॉलेज, ये मतलब है सेंसरी मोटर स्टेज, चाइल्ड इज सेंटर ऑफ वर्ल्ड एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड इट, यही इसका आंसर है। बच्चा क्या सोचता है कि वो वर्ल्ड का सेंटर है और हर कोई चीज उसी के इर्द गिर्द घूमती है, तो ये मतलब होता है इगोसेंट्रिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड इज रिटन बाय पियाजे, स्टेनली हॉल, स्किनर एंड नन। लैंग्वेज और थॉट किसने लिखे हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास पियाजे, क्योंकि पियाजे ने लैंग्वेज के ऊपर भी काम करा था। नेक्स्ट है डैश कैन बी कॉज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, कौन सा जो चीज है वो लर्निंग डिसेबिलिटी को कॉज कर सकती है, कल्चरल फैक्टर्स, सेरिबली पाल्सी, देन हेरिडिटी फैक्टर, बोथ बी एंड सी, तो बोथ बी एंड सी, क्योंकि हेरिडिटी की वजह से भी लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है और ब्रेन का ये जो पार्ट है उसमें एक तरह से क्या है मिसमैनेजमेंट की वजह से या कुछ भी प्रॉपर ग्रोथ की वजह से ये चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट है हु रोट द बुक द स्कूल एंड सोसाइटी, तो स्कूल एंड सोसाइटी जो बुक है वो किसने लिखी है, तो ये बुक लिखी है हमारे पास जॉन डीवी ने, ठीक है। साइकोलॉजी इज अ नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस, सोशल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस, so इट इज अ सोशल साइंस, सोशल साइंस और ये अप्लाइड साइंस भी है, ठीक है, सोशल साइंस भी है और अप्लाइड साइंस भी है हमारे पास। नेक्स्ट है कुछ लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, एजुकेशन इज ट्राइपोलर प्रोसेस, ट्राइपोलर मीन्स, ट्राइपोलर का मतलब क्या था, टीचिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, लाइफ लॉन्ग कॉन्टिन्यूस डायनेमिक, कंटेंट, टीचर, स्टूडेंट्स या नन, तो यही है इसका कि टीचर है, स्टूडेंट्स और करिकुलम भी हो सकता है, इसकी जगह कंटेंट भी हो सकता है। लास्ट के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मोस्ट इसेंशियल फॉर लर्निंग, की इसेंशियल फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इन्वायरमेंट, डिजायर टू लर्न, टीचर या नन, डिजायर टू लर्न। बच्चा सीखने के लिए तत्पर नहीं है तो सिखाने का कोई फायदा नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट डिजायर टू लर्न। इवेल्युएशन इज, ये हमने पहले भी कर लिया, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, बोथ ए एंड बी, इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो यही थे आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे ये।
बहुत ही जल्दी अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।